नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवरोशन तिवारी आज फिर एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बात करूँगा जो हमारे ऑल ओवर पैन इंडिया में लॉ स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम है अपना फैमिली लॉ का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है। वो मैं एज अ स्क्रीनशॉट और फोटो कमेंट सेक्शन और अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्वेश्चंस आंसर जो हमारे आए हुए थे फैमिली लॉ में, कि पहला क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक्सप्लेन अबाउट शिया स्कूल इन मुस्लिम लॉ। एंड सेकंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फैसड मैरिज एंड व्हाट इज़ द मेहर, व्हाट अबाउट ऑफ अडॉप्शन अंडर द मुस्लिम लॉ। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए थे, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आए थे। टाइप ऑफ गिफ्ट्स, हिब्बा लाइक, एंड बट शरीयत जो मतलब एक मुस्लिम के जो 4 पिलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर आए थे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये पेपर मैंने पूरा का पूरा बाय चांस को एक्सीडेंस मैंने एक मूवी देख के दिया हुआ है। आप लोग भी हैरान हो गए कि क्या मैं उल्टी पुल्टी बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने ये जो हमारा, अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, जैसे कि जो मेरा मेन कंसर्ट है, एक मूवी है, उस मूवी का नाम मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आप सभी के सामने। हक, ये रिसेंटली मूवी है। जो इसकी फीमेल एक्ट्रेस है, मुझे उसका नाम पता है, लाइक यामी गौतम ऐसे करके है कुछ, और इमरान हाशमी की मूवी है ये हक। और इसमें बहुत ही डिटेल से आपको मुस्लिम लॉ के बारे में बताया गया है कि महर क्या होता है, 3 तलाक के बारे में। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी भी है। और इसमें ना आपको ना जो कलमा, काफिर एंड क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है कि टॉप नॉच उसको बढ़िया ही बहुत ही तरीक़ों से और बहुत बारीकियों से बताया गया है। मूवी काफ़ी एंटरटेनमेंट है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनेबल है। उसमें लास्ट में एक ना स्पीच होती है इमरान हाशमी की, जो कि मेरा भी मन थोड़ा देर के लिए चेंज कर देती है कि वाकई गलत हुआ है उसमें। बट बाद में जो स्पीच एक मुस्लिम गर्ल्स के बिहाफ पे जो यामी गौतम अपने लीड रोल में बताती है, तो वो वहाँ पे एक ऐसा मोड़ आता है कि सारा ही पैतरा ही अलग साइड चला जाता है। और काफ़ी लास्ट में जो उसकी एंडिंग है, फिल्म में तो एंडिंग बहुत अच्छी हुई है, बट एज मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग जो बाद में इस 3 तलाक को कुछ समुदाय ने, इस टॉपिक के बारे में कुछ ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, मैं ज़्यादा इस पे अपनी आइडियोलॉजी नहीं पेश करूँगा, क्योंकि मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपनी आइडियोलॉजी रखूँ, क्योंकि इट्स अ पर्सनल लॉ। तो बट ये था कि मूवी काफ़ी नॉलेजेबल थी। और इसमें कुछ देखो, मुस्लिम लॉ में ना मैंने जब पढ़ा, और कुरान के बारे में और इबादत के बारे में, और इसके जो पिलर्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी नुमाइंदे और काफ़ी बहुत बारीकियों सीपियों से जोड़ के ऐसा कुरान को लिखा हुआ है। और कुरान में ऐसी ये चीज़ें हैं कि सेम हमारी धार्मिक चीज़ें भी, एज इंडियन, एज अ मुस्लिम और सिख एंड बाइबल ऑल्सो, जो चारों जो हॉली बुक है ना, जैसे भगवत गीता, कुरान एंड क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इस सब के जो अगर निचोड़ के एक मोरल ऑफ द स्टोरी कहा जाए ना, तो सब में बहुत अच्छी बातें बोली। कभी इसमें ऐसा नहीं, किसी भी ऐसे बुक में कोई नियति के खिलाफ नहीं बोला गया है। देखो, वंड खाओ, मेहनत करो, कीर्त करो, ये कुरान में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी से जलन, द्वेष, ये चीज़ नहीं करना, ये सब चारों बुकों में लिखा हुआ है। और अगर आप पढ़ोगे ना कुरान को, तो आपको भी सच में लगेगा कि यार बहुत
बहुत नॉलेजेबल चीज़ें लिखी हुई है उसमें। मैंने अपना मुस्लिम लॉ पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उसमें जो लिखा हुआ है, और जो हमारी वो इमेज गलत बन जाती है कि मुस्लिम मुस्लिम। देखो मुस्लिम शब्द वो नहीं होता कि आप उसके ऊपर डाउट फील करो। देखो हर एक कम्युनिटी में ना कोई ऐसा ना बंदा होता है जो कम्युनिटी को गलत बना देता है, गंदा बनाता है। इंसान गलत होता है, कोई धर्म कोई मजहब कोई वो कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, बताओ इसमें भी है कि 2.5% आपकी कीरत का, आपकी कमाई का आपको गरीबों में बांट करना है। महर होता है कि आप जो लड़की को गिफ्ट देते हो, जैसे कि हिंदू में एक धन राशि होती है, एंड क्या कहते हैं कि वक़फ़ बोर्ड के बारे में हमने काफ़ी सुना भी है। बट देखो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वक़फ़ बोर्ड जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था कि बेसहारा औरत, बेवा औरतों की हेल्प के लिए बनाया गया हुआ था, उनके लाइफ को सर्वाइवल के लिए, उनके एजुकेशन, फूड, इसके लिए ये था वक्फ बोर्ड। किसी को ज़मीनी हड़पना और किसी पे जुल्म करना, इसके लिए वक्फ बोर्ड कभी नहीं बना था। और अभी भी चलो वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग कोर्ट में चल रहा है, तो ऑल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहेगा वो तो सबके सर और आंखों पे है। तो ये चीज़ें, और 3 तलाक के बारे में बहुत बारीकियों से इसमें वो कर रखा हुआ है, डिस्क्राइब कर रखा हुआ है कि 3 तलाक लिखा तो हुआ है एज अ मुस्लिम कम्युनिटी के, कुरान में नहीं लिखा हुआ है, कुरान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। बट इसका जो जिक्र है एक दूसरी बुक में है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर उसमें 100 कोड़े मारने के भी, अगर कोई 3 तलाक एक सांस में बोल भी देता है तो उसे 100 कोड़े भी मारने पड़ेंगे वही बीच चौराहे पे। ये देखो हर किसी का एक होती है हिंदू में श्रुति स्मृति, मतलब जो पहले सुना फिर सुन के लिखा, जो याद रहा स्मृति, स्मृति से तब जो लिखा। तो वैसे ही इधर मुस्लिम लॉ में भी है। और फैमिली लॉ में देखो हिंदू और सिख का फैमिली लॉ एक ही होता है बाय, क्योंकि ऐसा हिंदू से ही वो मतलब ऐसा सिख, तो इनका एक, बट मुस्लिम का एक पर्सनल लॉ है। और अगर कुछ भी इनके बीच में होता है डिस्प्यूट, तो फर्स्ट इनको काजी के पास जाना होता है या मोहम्मद उनके पास जाना होता है कि जो नॉलेजेबल हो, तो वही इनका फैसला करते हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तब जाके कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। और केस को मैं जैसे फिर बता रहा हूँ कि हक मूवी में केस को किस तरीके से इन्होंने कैसे पलटा, मतलब एक एक पॉइंट बहुत बारीकियों से। और कुछ ऐसे टर्म्स है ना जो कि मुझे मुस्लिम लॉ पढ़ने में ना, जब मैंने ना क्या किया कि मैं क्या करता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम देने का तरीका ही अलग है। मैं बाबेल सीरीज़ ले लेता हूँ। बाबेल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है, मतलब बुक है, जिसमें बहुत पॉइंट ऑफ पॉइंट में बड़े डिटेलिंग में समझाया होता है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि मतलब 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चारों का एक निचोड़ क्वेश्चन वो होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। तो मैं वही एक बार रीड करके और मैं बस क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता हूँ। मैं आप जितने भी स्टूडेंट हैं इन सबको यही बोलूँगा, देखो एक्ट याद नहीं हो रहे, नहीं याद हो रहे, सेक्शन याद नहीं हो रहे, नत करो याद। ऐसे ही वकीलों और जजों के पास इतनी किताबें नहीं रखी रहती। अगर उनको भी ये इतना मेमोरी दिमाग रहता ना, तो वो अपने पास ऐसे स्टोर में नहीं रखते। उस टाइम अगर जब आपको केस रिलेटेड पड़ेगा तो आप बुक में से देख सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, लेबर लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ क्या है, फैमिली लॉ क्या है। ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको पता है कि ये गिलास है, एक हाई बॉल गिलास है, इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए किया जाता है, नहाने के लिए नहीं कर सकते आप, या फिर इससे आप कोई और कार्य नहीं कर सकते, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप पूरा ब्रीफली से बता दो कि ये गिलास है जी, ये कांच का बना हुआ है, इससे हम पानी पी सकते हैं ये। बट आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप कुछ और है, कुछ और बोलो, कुछ और लिखो, कुछ और। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि मैं कहाँ किस लेवल तक आप लोग को समझाना चाहता हूँ। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, ये हो गया। एंड अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो आप बहुत ही शानदार तरीक़ों से पेपर दे दोगे। और ये अभी एग्जांपल देता हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को। देखो मेरा भी इंग्लिश मीडियम में सारा का सारा, और मैं जितने भी एग्ज़ाम देता हूँ इंग्लिश मीडियम में देता हूँ। बट क्या है कि फर्स्ट आई प्रेफर टू गूगल, AI, चैट GPT, ये सब। उसमें से मैं क्या करता हूँ कि अपने जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर कर लेता हूँ, कुछ वीडियोस देख लेता हूँ और पहले हिंदी में पढ़ लूँगा, क्योंकि कुछ टर्म्स होते हैं इंग्लिश में वो टफ़ होते हैं, नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारा ऐसा इन्वायरमेंट क्लाइमेट नहीं है कि हम डेली बेसिस पे इंग्लिश में ही बात कर रहे हो। बट इतना भी हार्ड नहीं होता। अब देखो मैं शुरू से ही अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा होता ना,
तो मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो फेस करना पड़ता, बट मैंने 10th तक किया हिंदी मीडियम, उसके हिंदी भी नहीं पंजाबी मीडियम में मैं पढ़ा हुआ हूँ। फिर मैंने +1 +2 में एज अ सुपर मेडिकल, नॉन मेडिकल और विद मेडिकल लिया और मैंने इंग्लिश का पल्ला पकड़ लिया। करते 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 धीरे धीरे सब समझ आ ही जाता है। तो आप एक बार क्या करो कि पैराग्राफ को हिंदी में पढ़ लिया करो, फिर इंग्लिश वाला जब पढ़ोगे तो आपको वर्ड टू वर्ड पता लग जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है। उतना तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं बात की, वही कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बात कह रहा था मैं भूल गया कि हाँ, आप ना जो मेन पॉइंट है पेपर में एग्ज़ाम देते वक्त, अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आप कोई कहानियाँ मत लिखो, कोई गाने मत लिखो, आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। चाहे 15 मार्क्स का है, चाहे 4 मार्क्स का है। अगर आपने 4-5 लाइन में वो क्या कहना चाहता है, क्या आंसर चाहता है, वो बस लाइन लिख दिया। उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, वो नहीं करता। कोई भी एग्जामिनर होता है पहले आपकी 4 लाइन ही पढ़ता है। अगर 4 ही लाइन आपने क्वेश्चन को ही कॉपी करके लिख दिया हुआ नीचे, तो सीधा आगे पढ़ता ही नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा। मेरा खुद नहीं मन करेगा एज अ एग्जामिनर, तो मैं भी पेज पलटूंगा और नंबर नहीं दूंगा। तो ये चीज़ होता है कि पहले आप बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में थोड़ा गैप देखिए। मेरी हैंड राइटिंग लिटरली इतनी गंदी है, क्योंकि देखो मेडिकल स्टूडेंट और ये लॉ स्टूडेंट का यही हाल होता है। हम लोगों को इतना लिखना ही पड़ता है और हमारी हैंड राइटिंग ही बैठ ही नहीं पाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत स्पेस दे के और बड़ा बड़ा लिखता हूँ, मेरा पूरा पेपर भर जाता है। तो ये है। बाकी और किसी को इसके रिलेटेड कोई टिप्स, एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई टिप्स, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग और किस तरीके से पेपर देना है, कैसे क्या है, ये स्ट्रेटजी अगर जानना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, पूछ ले। क्योंकि क्या होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके नॉलेज से मेरी नॉलेज बढ़ सकती है और मेरे नॉलेज से शायद आपको हेल्प हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के इस फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ के बारे में हमने जो चर्चा किया, आई होप आप सबको बहुत बारीकी और से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।